नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत के सपने साकार करने के लिए हर नागरिक की सरकार की प्रत्येक योजना तक पहुंच आसान होनी चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में वाणिज्य भवन का उद्घाटन और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी विकास परियोजनाएं तय समय में पूरी की जाएंगी। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की अपील की। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और विधायकों के समर्थन का दावा किया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी। इसरो ने फ्रेंच गुयाना में कोरू से भारतीय संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में आज तड़के सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, सरकार वित्तीय संकट से निपटने के लिए भारत, जापान और चीन के साथ दानदाताओं का सम्मेलन आयोजित करेगी। और क्रिकेट में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश के साथ रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई की टीम पहली पारी में 374 रन पर आउट। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल, ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच का सेतु ईज ऑफ एक्सेस है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमई पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो। इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। मुझे खुशी है कि ईज ऑफ एक्सेस और सबका विकास की भावना इस नए वाणिज्य भवन में भी दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रही है। सरकार के प्रोजेक्ट बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। और अब तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। श्री मोदी ने कहा कि वाणिज्य भवन हमारी उपलब्धियों का प्रतीक है। वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का भी सिंबल है। मुझे याद है, शिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के सुधार की जरूरत पर बल दिया था। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 स्थान पर हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होने जैसी हर चुनौती के बावजूद भारत ने 50 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। एमएसएमई मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कृषि हो या कॉमर्स, सभी एक साझा लक्ष्य के लिए साझा प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरिंग गुड्स की होती है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेषकर एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका रही है।
हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नए नए क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कितने ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी अब निर्यात कई गुना बढ़ गया है। कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 55% तक बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बनने से लेकर देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न तक की उपलब्धियां प्राप्त करने की इच्छा शक्ति सरकार के संकल्प से समृद्धि तक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के पूरे प्रयास कर रही है। सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है, उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है। अब दुनिया के नए नए देशों में, नए नए डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं। अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई तकनीक से युक्त इस भवन में सारे काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। ये पूरी तरीके से एक डिजिटल बिल्डिंग के रूप में प्लान की गई है। कोई सरकारी दफ्तर की तरह लंबे लंबे कागज के पोथे आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। साधारणतः सभी काम, फाइल मूवमेंट तो 100% डिजिटल चल रही है, पर सभी कामकाज भी डिजिटल हो, उसकी व्यवस्था के साथ इस पूरी वास्तु का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में आज से शुरू हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। सम्मेलन की थीम है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर आयोजित उच्च स्तरीय संवाद की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स फोरम सभी विकासशील देशों के साझा मुद्दों पर विचार विमर्श का एक सशक्त मंच बन गया है। ब्रिक्स देशों तथा संबंधित उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता लगातार बहुआयामी सुधारों की व्यवस्था अपनाए जाने पर जोर दे रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को सुनियोजित विकास पर ध्यान देने और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की जरूरत है। श्री शाह ने सहकारी बैंकों में अधिक पारदर्शिता लाने और युवा कर्मियों को शामिल किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों की ऋण क्षेत्र में भावी भूमिका के विषय पर अनुसूचित और बहुराज्य सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को बदलते समय के अनुसार अपने कामकाज में भी सुधार और बदलाव लाना होगा। श्री शाह ने कहा कि देश के समावेशी विकास के लिए सहकारिता ही एकमात्र तरीका है और सरकार इस पर ध्यान देने को प्रतिबद्ध है। 100 साल पुरानी कोऑपरेटिव बैंकों को देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा ये आज भी रिलेवेंट है। हमने बहुत सफलता के साथ देश की सहकारिता ने ये यात्रा समाप्त की है, परंतु अगले 100 साल बहुत गौरव और सिद्धि के साथ देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर हमने निभाना है और अगले 100 साल तक सहकारिता का व्याप भी बढ़ाना है,
सहकारिता की स्वीकृति बना रही है और हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जो लोग आज मानते हैं कि सहकारिता इरिलेवेंट हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इरिलेवेंट हो गए हैं, हमारे परफॉर्मेंस से ही समझा पाएंगे और ये परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी हमारी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज अपने गृह राज्य ओडिशा से नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। हवाई अड्डे पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को पर्चा भरेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ और विधायकों के एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया है। आज शिवसेना के 5 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे। श्री शिंदे ने कल 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया था। असम में भाजपा नेता और राज्य के मंत्री अशोक सिंह आज गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों से मिलने होटल गए। एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया है कि अभी और भी विधायक उनके साथ आ सकते हैं। श्री शिंदे भविष्य की रणनीति को लेकर सहयोगी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत के सपने साकार करने के लिए हर नागरिक की सरकार की प्रत्येक योजना तक पहुंच आसान होनी चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में वाणिज्य भवन का उद्घाटन और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी विकास परियोजनाएं तय समय में पूरी की जाएंगी। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की अपील की। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने और विधायकों के समर्थन का दावा किया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी। इसरो ने फ्रेंच गयाना में कोरू से भारतीय संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में आज तड़के सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, सरकार वित्तीय संकट से निपटने के लिए भारत, जापान और चीन के साथ दानदाताओं का सम्मेलन आयोजित करेगी। और क्रिकेट में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश के साथ रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई की टीम पहली पारी में 374 रन पर आउट। उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतगणना 26 जून को होगी। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों रामपुर और आजमगढ़ पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। 11 बजे तक लगभग 19.34% वोट डाले जा चुके थे। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एक महिला सहित 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आजमगढ़ से आजम खान के मार्च में विधायक चुने जाने के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। अब तक 15% मतदान हुआ है। 1766 मतदान केंद्रों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं। झारखंड में मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। दोपहर 1 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इसमें कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 11 बजे तक करीब 15% मतदान की खबर है। त्रिपुरा में विधानसभा की 4 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 1,89,032 मतदाताओं के लिए 221 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर
ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के फ्रेंच गयाना के कोरू से संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो ने इसका निर्माण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए किया है। GSAT-24 4180 किलोग्राम वजन वाला 24 KU बैंड का संचार उपग्रह है जो पूरे भारत में DTH ऐप की जरूरतें पूरी करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। गुवाहाटी में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अन्य स्थानों के साथ बराक घाटी में भी व्यापक स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कछार जिले के उपायुक्त ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कल 12 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। राज्य में 32 जिलों के 54 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण खड़ी फसलों और मत्स्य पालन को नुकसान पहुंचा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री शर्मा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में आज तड़के सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। ये दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर गजरौला के निकट जीप के पेड़ से टकराने से हुई। एक अन्य दुर्घटना में कल शाम हमीरपुर जिले में 6 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दुर्घटनाओं में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने राष्ट्रवादी राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकीकृत भारत की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए देश उनका ऋणी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समर्पण, शिक्षा और विकास के नए विचारों का संगम था। उन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने और बंगाल की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन जून 2022 आज से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश के 501 शहरों और देश के बाहर 22 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों में परीक्षा संचालित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट देश के 554 शहरों और बाहर के 13 शहरों में 15 जुलाई से संचालित करेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत चौधरी ने बताया कि बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए जाने से विद्यार्थियों को सुविधा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने जा रही है, देश के विभिन्न हिस्सों में परीक्षा केंद्र की घोषणा की गई है। यही नहीं, छात्रों की सुविधा के लिए विदेश में भी अनेकों केंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे छात्रों को एग्जाम देने में काफी सुविधा होगी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बहुत ही उच्च कोटि की संस्था है, जिन्होंने अपने व्यवस्था के अनुसार छात्रों में सुविधा देने के लिए काफी प्रयत्न किया है। और हम समझते हैं कि इस एग्जाम से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उन्हें ये मौका मिलेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरजीत भल्ला के साथ विशेष भेंट वार्ता प्रसारित करेगा।
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर भल्ला ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असाधारण राजनीतिक सफलता के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया। डॉक्टर भल्ला ने कहा कि श्री मोदी की लगातार 20 वर्ष तक की असाधारण राजनीतिक सफलता का मुख्य कारण समावेशी विकास पर जोर देना और गरीबों तथा वंचितों के लिए उनकी गहरी सोच है। The first and the most important point is that PM Modi, as well as Chief Minister Modi, was directly concerned with the welfare of the poor or the bottom 50, 60, 70%. So the poor is a very broad, it's not the absolute poor, but it is those who belong to the lower strata of society. Now, he is the first leader in independent India to concentrate on this share of the population. Here we are concentrating on delivering to the poor and the poor not getting their money. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सांसदों से कहा है कि महीनों से खाद्य पदार्थों, ईंधन और बिजली की कमी के कारण कर्ज के बोझ से दबे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। श्री विक्रमसिंघे ने संसद में कहा कि देश आज इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के पास ईंधन आयात करने की क्षमता नहीं बची है क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। उन्होंने संसद को बताया कि सरकार चीन, भारत और जापान के साथ एक सम्मेलन आयोजित करेगी जिसके माध्यम से इन देशों से आर्थिक मदद की मांग की जाएगी। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में मध्य प्रदेश ने बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए हैं। इससे पहले मुंबई की टीम पहली पारी में 374 रन पर आउट हो गई। सरफराज खान ने शानदार शतक बनाया। मध्य प्रदेश की ओर से गौरव यादव ने 4, अनुभव अग्रवाल ने 3, सारांश जैन ने 2 और कुमार कार्तिकेय ने 1 विकेट लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वाइसरॉय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में
कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम केंद्र सरकार में शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार के साथ असहमति के कारण 8 अप्रैल 1950 को कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ केसी नियोगी ने भी त्यागपत्र दिया था। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1953 में वे कश्मीर के दौरे पर गए और उस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राज्य में बसने पर रोक थी। लेकिन परमिट प्रणाली के कारण उन्हें कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें 11 मई को कश्मीर की सीमा पार करते समय लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु पर लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्षमता, ईमानदारी, अपने विषय पर काम करने का कौशल, उनकी वाक्पटुता और सबसे बढ़कर उनकी देशभक्ति तथा देशवासियों के लिए प्यार उन्हें हमारे सम्मान का हकदार बनाता है। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी फूला सिंह को याद करते हैं। फूला सिंह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत थे, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले करने और दमनकारी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया था। फूला सिंह को कंपनी के सैनिकों के साथ एक मुठभेड़ में पकड़ लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। हिरासत के दौरान 23 जून 1859 को फूला सिंह की मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में तेज वर्षा, चेन्नई में हल्की वर्षा और कोलकाता में बौछारें पड़ने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, गैंगटॉक, कोहिमा, शिलांग, आइजोल, ईटानगर और इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अगरतला में भी 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत के सपने साकार करने के लिए हर नागरिक की सरकार की प्रत्येक योजना तक पहुंच आसान होनी चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में वाणिज्य भवन का उद्घाटन और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी विकास परियोजनाएं तय समय में पूरी की जाएंगी। ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की अपील की। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने और विधायकों के समर्थन का दावा किया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी। इसरो ने फ्रेंच गुयाना में कोरू से भारतीय संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य जारी।
उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में आज तड़के सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए। और क्रिकेट में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश के साथ रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई की टीम पहली पारी में 374 रन पर आउट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।